वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम सियासत से हट के कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे उस इंडस्ट्री की जिससे मेरे सारे कॉलीग्स का ताल्लुक़ है, मीडिया इंडस्ट्री। अब हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में जब कदम रखा तो तब टेलीविज़न सिर्फ पीटीवी होता था। सब रात को 8 बजे ड्रामा देखते थे, अगर फिर उसके बाद हिम्मत होती थी तो 9 बजे का ख़बरनामा भी देख लिया जाता था। और ख़बरें हमें अखबारों से मिलती थीं या बीबीसी को सुन लेते थे। ये भी हम कह सकते हैं कि उस वक्त अखबारों में बहुत स्पेस होती थी, बावजूद इसके कि हुकूमतें चाहे मिलिट्री हों चाहे जमहूरी, एक दबाव हुकूमतों से हर वक्त रहता था, मगर उस वक्त सहाफ़ियों में भी लगता था कि बहुत जान है। फिर आया वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न से जो एक सफ़र शुरू हुआ था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसने कदम रखा एक ऐसे वक्त में जब हमने बहुत से टीवी चैनल्स सामने आए। उन्होंने ड्रामा भी प्रोड्यूस किया, उन्होंने ख़बरें भी दिखाई, उन्होंने ख़बरों से रिलेटेड टॉक शोज़ और फिर बहुत से पॉलिटिकल सैटायर शोज़ भी किए। फौजी डिक्टेटर था या उसके बाद का वक्त था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, तो बहुत आज़ादी थी मीडिया को। बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ हुए, बहुत सी ऐसी गुफ्तगू हुई जिसको आज हम देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि ये सब हमारे टीवी चैनल्स पे हुआ, ये सब हमारी इंडस्ट्री में हुआ। सब अच्छा नहीं हुआ, बदतमीज़ियाँ भी बहुत हुई, टीवी पे हमने लड़ाइयाँ होते देखी, गाली गलोच देखा, मगर बहुत अच्छी गुफ्तगू भी हुई और बहुत खुली गुफ्तगू भी हुई। उसमें कई दफ़े सियासत को छोड़ के सोशल इश्यूज़ भी ऐसे डिस्कस हुए जो आज हम सोच नहीं सकते। मगर फिर वही रियासत जिसने हमें ये टीवी चैनल्स दिए थे वो घबराई। उसने सोचा, उसमें बैठे लोगों ने सोचा कि ये इतनी खुली छूट तो नहीं हो सकती, और आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो कवानीन के ज़रिए हो चाहे और तरीक़ों से हो, वो जो टीवी चैनल्स थे वो शोर तो मचाते रहे मगर खामोशी बहुत हो गई। अब चाहे अखबार हो या कोई टीवी चैनल हो, सरकारी टीवी चैनल हो या प्राइवेट टीवी चैनल हो, उनमें फ़र्क नज़र नहीं आता। शायद रंगों का फ़र्क है, जो चेहरे हैं सिर्फ वो भी चेहरे तब्दील वो होते हैं जो मेरी सीट पे यानी कि एंकर की सीट पे बैठे हों। मेहमान तो अब हर चैनल पे, चाहे वो सरकारी टीवी चैनल हो या नॉन सरकारी, मेहमान भी वही होते हैं। काफ़ी खामोशी आ गई। ये खामोशी जो आई ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हम कह सकते हैं कि और दुनिया के ममालिक बड़े सगीर में भी आई। इंडिया में भी अगर हम मीडिया का सफ़र देखें तो वो शायद हमसे बहुत मुख्तलिफ ना होगा। जो रियासत का रवैया रहा, जो सहाफ़ियों की तरफ से उसको मेरे ख़्याल में रेजिस्ट करने की जितनी बड़ी कोशिश हुई, मगर एक तब्दीली जो बहुत बड़ी थी जो सारी दुनिया में हमने देखी वो थी सोशल मीडिया। यूट्यूब आया, ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, बहुत से और प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने रियासत से या लेगेसी मीडिया से लोगों को आज़ाद कर दिया। सिटीज़न जर्नलिज़म की हमने बात की, जो अफराद थे उन्होंने सहाफ़त शुरू कर दी जिनको ज़रूरत नहीं थी कि कोई लेगेसी मीडिया हो या बड़ा प्लेटफॉर्म हो। मगर इंडिया में साथ में बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी सामने आए जिन्होंने सहाफ़त की जैसे एक इदारा सहाफ़त करता है। पाकिस्तान में हमने देखा कि जो आवाज़ें बंद की गई, जो आवाज़ें खामोश हुई, वो सब अफराद अपने अपने चैनल्स बनाने लगे, सहाफ़त करने लगे, मगर हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म सामने बहुत कम आए। लेगेसी मीडिया ने भी अगर डिजिटल जो दुनिया है उसमें कदम रखा तो वो अपने आप को ज़्यादा वहाँ कोई मुनफरिद चीज़ें नहीं कर पाए। वही जो अखबार में हो रहा था, वही कुछ जो टीवी में हो रहा था, उसको ही आगे लेके बढ़े। तो ये एक मेरे ख़्याल में मुझे हमेशा बतौर सहाफ़ी लगा है कि फ़र्क है भारत में और पाकिस्तान में कि हमने सहाफ़त के लिए नए रास्ते तो ढूंढे। हमने नए जो बहुत से अफराद थे जिनको शायद अगर स्पेस नहीं मिली तो उन्होंने धमकियों के बावजूद, ख़तरात के बावजूद सहाफ़त अभी भी जारी रखी अपने वीलॉग से, अपने यूट्यूब चैनल से।
مگر پلیٹ فارمز ہم بہت کم ڈیولپ کر پائے. اور اس پہ آج ہماری کوشش ہے کہ ہم دو ایسے لوگوں سے بات کریں جو شاید مجھ سے بہتر اس سارے معاملے کو سمجھتے ہیں. بیکاز ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ, آئی ایم امنگ دوز ڈائناسورز جو اس انڈسٹری میں تب آئے جب صرف اخباریں ہوتی تھیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ احمد صاحب. یہ ایک صحافی بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں, کیوں مگر یہ صرف اپنا ویلاگ نہیں کرتے, ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اینڈ ہی از دا فاؤنڈر آف TCM, دا سینٹرم میڈیم. اس میڈیا, اور اس کو آپ ان کی ویڈیوز, ان کی ڈاکیومنٹریز دیکھ چکے ہوں گے, اور ہمیں جوائن کیا فصیح زکا صاحب نے. یہ اب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ہی کین اسپیک اباؤٹ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو ہم نے سوچا کہ ان سے آج ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی بات کر لیں گے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. طلحہ صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ آپ شاید ان کم افراد میں سے ہیں جن کے پاس ٹریننگ بھی موجود ہے, جن کو صحافت میں دلچسپی بھی تھی, مگر آپ نے آسان کام نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کیا کہ یہ میں ہوں, یہ میرا ویلاگ ہے اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے. آپ نے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ شروع کیا. وائی ڈیڈ یو گو ڈاؤن دس وے؟ I mean, اس کا بہت لمبا جو ہے وہ جواب ہے, بٹ لائک جسٹ ٹو سمرائز, آئی واز اسٹڈنگ ان UK, اور وہاں مجھے موقع ملا عرب اپرائزنگ دیکھنے کا. تو 11-12 کے دوران آئی واز ڈوئنگ بیچلرز, اور اس ٹائم پاکستانی میڈیا ظاہر صحافت پڑھنا شروع کی, تو پاکستانی میڈیا کو ہم دیکھتے تھے. تو وہاں عمران خان, نواز شریف, طاہر القادری, ریحام خان اور 2-3 اور کیریکٹرز, ان کے آس پاس ہر چیز چل رہی ہوتی تھی. تو ظاہر جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کا ایک ایکسپوجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار دنیا میں جرنلزم جو ہے وہ ٹاک شوز سے نکل کے بھی ہے, سنیمیٹک جرنلزم ہے. اس زمانے میں باہر کے بہت سے نئے پلیٹ فارم جو ہیں وہ ہم نے دیکھے, جس میں وائس نیوز تھا, الجزیرہ نے اپنا AJ+ شروع کیا جو ان کا پہلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم تھا. تو وہاں سے میرے خیال سے ایک انسپریشن کہ یار پاکستان میں بھی جو ہے وہ ایک کچھ ہونا چاہیے. اگین دیر واز نو پلان آف اسٹارٹنگ when I was studying there. اور دوسری چیز آئی تھنک بنیادی جو بہت بڑا ایک ورٹیکل آف تھنکنگ تھا کہ ہم لوگ لیفٹ اور رائٹ سے نکل کے ایک سینٹرسٹ قسم کی گفتگو کریں, جو اصل صحافت جس کو آپ کہتے ہیں. ابھی اس زمانے میں بھی اور ابھی بھی انفارچونیٹلی پولرائزیشن اتنی ہے میڈیا کے اندر کہ آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ چینل اس کی سائڈ پہ ہے, یہ چینل اس کی سائڈ پہ, شاید 1-2% لوگ ہیں. سو دیٹ واز دا مین آئیڈیا کہ ایک ہم لوگ کانٹیکچوئل نیوز جرنلزم ہم لوگ کریں, اور وہ بالکل ایک ان بائس طریقے کے ساتھ ہو کہ ہم دونوں سائڈ آف دا اسٹوری لوگوں کے جن فارمیٹس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور جن پلیٹ فارمس پہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, ناٹ کہ ہم آرٹیکل لکھیں اور لوگ وہاں جائیں, لائک سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ, اور وہاں جا کے اور پھر وہاں سے ظاہر چیزیں وہ ایوالو ہوتے ہوتے کافی پھر انوویشن ہم لوگ لے کے آئے. فصیح زکا صاحب, جو میں شروع میں بات کری تھی, اینڈ ویل برنگ طلحہ صاحب انٹو دیٹ کنورسیشن آلسو, کہ آپ کے خیال میں یہاں اتنا فقدان کیوں رہا ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ جرنلزم کرنے کا؟ افراد بہت ہیں اور بہت دلیری سے کام کر رہے ہیں, ٹی وی چینلز کے بھی پلیٹ فارمز ہیں, بٹ جس کو میں نے جیسے بھارت سے موازنہ کیا کہ ایسے پلیٹ فارمز جو آپ کہیں کہ یہ ایک افراد سے بڑے ہیں, وہ بہت کم پاکستان میں دیکھنے کو ملے. وائی ڈو یو تھنک دیٹ از؟ میرے خیال میں صرف پاکستان ایکسیپشن نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے پہلے جب مشرف صاحب کی بات کی تو انہوں نے بھی امریکہ سے انفلوئنس لیا تھا جب انہوں نے ڈی ریگولیشن کی تھی ان کے اپنے جو انڈسٹری تھی, بیکاز تھنگز ور ایکسپینڈنگ. پاکستان میں بھی ایک دم سے کھل گیا. اس میں کافی ایسی چیزیں تھیں وچ ور پرابلمٹک, جیسے پہلے آپ یوڈ سی کہ کون اون کرے گا, اور اٹ شوڈ اونلی بی اے میڈیا بزنس. پھر اس میں سیمنٹ بھی آ گیا, بیکری والے بھی آ گئے ہیں, گولڈ والے بھی آ گئے ہیں, اینڈ اس میں وہ جو پروسیس ہمارا تھا آف دس ڈی جنریشن آف میڈیا, وہ پرولیفریشن سے شروع ہوا, بیکاز ایکسپینشن بہت تیزی سے ہوا. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ٹرمز آف کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے, ایک تو یہ مارکیٹ ذرا لمیٹڈ ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا دیکھیں وہ بہت بڑا ہے. آئی ایگری کہ دیو گاٹ سم اسپیکٹیکولر سکسیسز, لیکن آپ کو ڈیپتھ کو دیکھنا ہوگا کہ کتنے ہیں. امریکہ میں فار ایگزامپل جو ڈیجیٹل فرسٹ آئے ہیں, a lot of them are no longer in business. ابھی بھی لیگیسی میڈیا از لیڈنگ their ڈیجیٹل ایپلیکیشن. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری لیگیسی میڈیا وہ ذرا سلو رہ چکی ہے, لیکن جو میڈیا ریپلیکیشن ہے, ہم صرف اس کو تو نہیں دیکھیں گے کہ وہ انٹرویوز لوگ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں, پراپر جرنلزم ہے, گیٹ کیپنگ ہے کہ انفارمیشن ایکوریٹ ہے نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ دین واٹ از دا سورس آف فنڈنگ فار دیز تھنگز.
अगर you keep going to embassies to run your thing, if you're going to XYZ or a sponsored program, ultimate तो advertising की depth होनी चाहिए. दूसरा ये है कि structurally भी एक मसला है. आप वेबसाइट बना देते हैं, लेकिन जो सारा व्यूअर है वो तो प्लेटफॉर्म में बैठा है फेसबुक पे, वहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही. ये एक स्ट्रक्चरल मसला है जो पूरी दुनिया में है. तो पाकिस्तान में डेफिनेटली ये मसला है, लेकिन आई वुड आर्ग्यू कि ये एक लंबा प्रोसेस है जो अब हम देख रहे हैं कि कुछ पॉलिसी डिसीजंस जो हमने लिए थे, एकदम से लिबरलाइज कर दिया था, एकदम से एक्सपेंशन अलाउ कर दिया था, उसके बाद ये पूरी एक और इकोसिस्टम सोशल मीडिया का निकल आ गया, और अब जो है इज एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, ओल्ड एंड न्यू. और अगर आप हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को भी देख लें, ऑल ऑफ दिस वो फ्री है कि हम 3 लोग बैठें, एक आईफोन लगा दें और वो चढ़ा दें. लेकिन फॉर प्रॉपर सीरियस प्रिपेयर्ड, जिसमें आपका प्रोड्यूसर रिसर्चर भी हो, उसके लिए आपको एक इनकम स्ट्रीम चाहिए. वो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है. So you're basically saying कि it's the size of the economy and we're looking at it's structural and it's also there are secular issues which are not just relative to Pakistan. ठीक. हाँ, वो पूरी दुनिया में है. जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक. we'll be right back और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं तला अहमद साहब से और फसी ज़का साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से. तला साहब, आप इत्तफाक करेंगे, डिड यू फेस दीज प्रॉब्लम्स एंड स्टिल मैनेज टू डू इट? सो हाउ, जो फसी साहब कह रहे थे. आई थिंक जो फसी ने कहा, ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, द साइज ऑफ इकोनॉमी, बट अगेन इफ आई सी इट फ्रॉम अ एंटरप्रेन्योरियल लेंस, बिकॉज अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, लाइक जो एक स्टार्टअप होता है या जो आपका एक क्रिएटिविटी, वो तो कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है ना. हाँ, नहीं, तो ये कह नहीं एग्जैक्टली. अगर अच्छा सब है तो फिर तो सारे खोल लेंगे ना. हाँ, तो फिर ये कि आपकी जो क्रिएटिविटी और एक आपका जो बिजनेस एक्यूमेन है, आपका एक किस तरीके के साथ आपने एक डाइवर्स मॉडल बनाना है, इवन अ फाइनेंशियल मॉडल, तो फिर वहाँ मेरे ख्याल से आपकी काबिलियत जो है वो ज़रा ज़्यादा आती है. अगर एक लैंडस्केप बिल्कुल ओपन है तो फिर तो मतलब 15 प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, तो फिर प्रॉब्ली जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए शायद और मुश्किल हो. सो जहाँ ज़ाहिर है सारे मसाइल हैं, बट मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है कि इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, यू हैव मोर क्रिएटिविटी टू शो. नहीं, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ क्योंकि चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं तो फिर चांस भी ज्यादा है टू सक्सीड. एग्जैक्टली, बिकॉज सी लाइक आई सी दिस फ्रॉम अ फाउंडर्स लेंस. अब अगर आप सिलिकॉन वैली में जाके या मैं यूएस में जाके ये प्लेटफॉर्म शुरू करूं तो इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू इवन सर्वाइव. ज़ाहिर है वहाँ की मार्केट साइज, वहाँ ठीक है पैसा शायद ज़्यादा है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. ठीक है, आप CNN लेवल की चीज़ शायद ना खोल सकें, बट ये कि इफ़ यू बिल्ड अ वेरी डाइवर्स बिजनेस मॉडल, बिकॉज पैसा भी यहाँ पड़ा हुआ है. ज़ाहिर है ये नहीं है कि बिल्कुल पैसा नहीं है. बहुत से ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमने देखे जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्ट भी हुआ, और कुछ एक्वायर हो गए, कुछ बंद हो गए. सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट रियली द मनी. द प्रॉब्लम, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसमें आपकी ट्रेनिंग का मसला है कि आपको ट्रेंड लोग नहीं मिलते. मैंने खुद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाके मैंने पढ़ाया, तो वो लोग निकलते हैं, वो हर बच्चा एंकर बनना चाहता है. उसको वो आप लोगों को देख देख के वो आपके नक्शे कदम पे तो बट ये कि आई स्टिल फील लाइक वी द आई थिंक ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म जो पिछले 10 साल से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं. हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ले ऑफ्स नहीं किए पैसों की वजह से या क्या, और लिटरली फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एक रेवेन्यू जो आया है उससे हमने चीज़ को बड़ा किया. देयर आर लाइक नो इन्वेस्टर्स, देयर आर लाइक नो वन बिहाइंड उस तरह के, यार अच्छा इनको ये VC फर्म सपोर्ट कर रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है. You have no Bezos behind you. फसी साहब, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं. तो वो तो इन द स्पिरिट ऑफ बीइंग फ्रेंड्स मैं डिसएग्री करूंगा इनके साथ. वो नहीं, बात ये है कि आई मीन आई एग्री एज अ फाउंडर, आई अप्रिशिएट कि इन्होंने क्या अचीव किया, बट व्हाट इज आल्सो ट्रू इज कि जो न्यूज़ बिजनेस है इज नॉट व्हाट इट वाज फ्रॉम 1980s. 1980s में मैसिव एक्विजिशंस होते थे. If you looked at the stock market value for major companies, they were massive. ये तो आप बाहर की बात करें ना, या पाकिस्तान की तो नहीं बात करें. Even in Pakistan, when you had newspapers, they were making a lot of money back then. TV channels are making a lot of money now. No, not today. Not today. Even the top ones, there are problems in how much money they're making. जब आप देख लें पाकिस्तान, by the way, अगर आप पाकिस्तान के सोच लें, आप पैसे की बात कर रहे हैं,
एनालॉग हमारा एनालॉग केबल है, उसमें 75 चैनल्स आ सकते हैं. we've got more than 75 channels. Why are there more channels every year if you can't distribute them? That means there is another incentive कि लोग channel बना रहे हैं. That other incentive is not financial, that is influence. There is no reason for you to make a vertical if you are in, let's say, making shoes. कि अब मैं टीवी चैनल खोलूंगा. That is not the natural alignment. किसी दुनिया में ये नहीं होता, पाकिस्तान में होता है. So you're doing it for other reasons, influences, ultimately अगर FBR का case हो, all that. And the level of investment जो हो रहा है TV channels में by these major companies, it's not sufficient. ये जो लोग कह रहे हैं कि ये पैसे बना रहे हैं, नहीं, पैसे इनके other industries बना रहे हैं which are subsidizing these channels. और again why I'm saying is कि ये तो पाकिस्तान का एक अनोखा मसला है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप आज के वैल्यूएशंस देख लें, everyone has gone down. The news industry उसका एक फंडामेंटल मसला बन गया है कि दे थॉट कि ठीक है आप सब्सक्रिप्शन, लोग अब प्रिंट नहीं लेते, टीवी चैनल्स अब अपॉइंटमेंट व्यूइंग नहीं होती, लोग डायरेक्ट अपने they'll watch it whenever. And people as businesses, they're no longer saying कि हाँ मैं ऐड यहाँ चला देता हूँ, वहाँ चला देता हूँ. They're doing it through the platform. तो ये जो एज अ बिजनेस मैं कह रहा हूँ, इट इज़ फंडामेंटली एट अ पॉइंट, और ये हर दफ़ा हुआ है, हमने देखा है हिस्ट्री में, जब प्रिंट आया, जब टीवी आया, एक हमारा एक मसला बन जाता है, हाउ डू पीपल मेक मनी, हाउ डू द ओल्ड वंस नॉट मेक मनी, एक मैसिव शेक आउट हो जाता है. पाकिस्तान के नॉट सस्टेन दिस मेनी चैनल्स. अल्टीमेटली अगर ये सब्सिडाइज ना होते, बाय नाउ दे शुड हैव हाफ्ड, बट द फैक्ट दैट दे आर कंटिन्यूइंग इज प्रॉब्लमैटिक. अगेन प्रिंट में मसला है, इवन जो लोग इंडिपेंडेंटली कुछ बना देते हैं. एंड द थिंग दैट इज़ वर्किंग इकोनॉमिकली टुडे विच इज़ प्रॉब्लमैटिक, अगर आप कहें कि फ्यूचर क्या है, वो ये है, कोई पहले से फेमस जर्नलिस्ट हो, वो अपना यूट्यूब चैनल निकाल दे, यूट्यूब अर्निंग से, दैट इज़ सफिशेंटली वाइल्डली प्रॉफिटेबल. लेकिन द मोमेंट वो उसे प्लेटफॉर्म बनाना चाहे, उसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी आपकी लेवल ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट भी बढ़ जाती है. वो तो यही है, गपशप लगा रहे. सो आई मीन दैट्स व्हाई आई हैव अ लेसर, वो आई बिलीव कि अभी शेक आउट होने वाला है. दिस इंडस्ट्री इज नॉट, वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज, बट वी हैव सीन द पास्ट, और देयर आर डेफिनेट स्ट्रक्चरल इश्यूज एट प्ले. तो इंडिया में जो पहले आ गए थे, इट्स अ बिग इंडस्ट्री, लेकिन फॉर न्यू एंट्रेंट्स डाउन द लाइन इट्स गोइंग टू बी मोर एंड मोर डिफिकल्ट. सिर्फ जो लोग अब नीश ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो लाइक समथिंग हाइपर लोकल, समथिंग अबाउट अ स्पेसिफिक नीश इशू, उनका ज़रा चांस बढ़ जाता है. लेकिन जो जनरल कंपेटिटर फॉर द न्यूज़, एक्सट्रीमली हार्ड टू गेट इनटू. जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू करें तला अहमद साहब से और फसी ज़का साहब से. तला साहब, ये इस बात पे आप इत्तफाक करेंगे कि जो फसी ज़का साहब ने कहा कि जो ये इंडिविजुअल्स हैं, जो अफराद हैं, वो जब यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो वो इतना उसमें कमा लेते हैं कि वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर उनको वो जो आप कह रहे हैं ना कि एंटरप्रेन्योर बनने की उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती. इफ आई कैन पुट इट दैट वे, आई मीन 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. इवन मैं खुद अपना पॉडकास्ट भी करता हूँ, सो समटाइम्स मैं शायद उससे ज़्यादा पैसे बना लेता हूँ कंपेयर टू अ न्यूज़ बिजनेस. बट लेकिन अगेन वही वाली फिर बात है ना कि आप लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू. इज इट लाइक ओनली फॉर मनी, इज इट फॉर पैशन, इज इट फॉर लेगेसी, एट लाइक डू यू वांट टू बिल्ड समथिंग इन द मार्केट जहाँ कुछ भी एग्जिस्ट है. देयर आर सो फ्यू पीपल लाइक यू जिनको वो पॉडकास्ट से अगर कमाई हो भी रही है, मगर वो आपकी तरह ये नहीं सोच रहे मगर दिस इज नॉट इनफ, मैं सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहता, मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ. देखिए इसके अंदर जो है ना वो बड़ी, मतलब अगर मैं वर्ड यूज से, बहुत ख्वारी वाला काम है. इट्स लाइक एक्सट्रीम हार्ड वर्क. लाइक अगेन फसी की बात 100% बिल्कुल ठीक है कि देयर इज़ नो लाइक रेवेन्यू, स्ट्रेट रेवेन्यू कि यार अच्छा जो मेरा काम है बस मैं वो करता रहूँ, उसके बाद मुझे एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब मनी, फेसबुक मनी आता रहे. टू सर्वाइव दिस और टू आपने अगर इसको चलाना है तो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव कि उसके साथ आप और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं कि ये भी सस्टेन होता रहे, कि आप इस पर भी रिलाई ना करें. जैसे गवर्नमेंट के इश्तेहार आते हैं एग्जाम्पल, तो 90% चैनल्स जो है वो ज़रा है उसको देख रहे हैं, बट आपने थोड़ा सा कुछ खबर आगे पीछे की तो आपका पूरा सिस्टम, मतलब टीवी चैनल्स में जैसे हम देखते हैं कि अचानक खबर आती है कि जी 100 लोग फायर हो गए. अभी एक चैनल के अंदर मैंने सुना कि 170 लोग निकाल दिए. अब ये इतनी बड़ी वो है. अब डिजिटल में फिर ये होता है कि टू
बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव कि आपने इतने ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स आप बना लें, तो उसके लिए ज़ाहिर यू नीड अ माइंड सेट ऑफ अ बिल्डर कि यार इट्स नॉट जस्ट कि बस मैं पैसे बना लूँ या मैं अपने आप को मशहूर कर लूँ. अब मेरा पॉडकास्ट भी है, तो खान साहब का जो मैंने पॉडकास्ट किया उससे पहले या उसके बाद इवन देयर वाज नो प्लान ऑफ स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट. वो एक एक्सीडेंटल था. आई वांट टू बिल्ड अ कंपनी कि जिसमें कोई फेस किसी का ना हो. वरना नॉर्मली होता है कि हर बंदा आपको, जैसे वीलॉग का तो रवाज अब शुरू हुआ है बट उस टाइम नहीं था, बट हर बंदा मुझे भी कहता है यार ये वाकई आपकी है ना, आपको कभी हमने देखा नहीं. हाँ. तो बट अगेन द प्लान वाज नॉट कि आप लाइक फेसेस बनाएं, आप एक इदारे को जो है वो चलाएं. और ज़रा बाहर की हमारे पास इंस्पिरेशन भी थी, और जो हमारी इंस्पिरेशंस थी वो सारे भी बैंकरप्ट हो गया. तो वो भी मतलब इट्स अ वेरी हार्ड sort of प्लेस टू. बट अगेन आई थिंक इफ यू आर अ बिल्डर और लाइक इफ यू आर अ एंटरप्रेन्योर, आई थिंक दैट्स, फिर वो ये कि ये चीज़ आपको जो है वो एक वो देती है पावर कि यार अच्छा, now I need to be more creative. How many people do you employ? So right now we have 50 plus team. We start with a team of like literally 2 लोगों के साथ, और like slowly हमने grow किया है. वो जैसे आज होता है, आज के हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स देखे कि आपको कुछ फंडिंग मिली, कुछ मिली, तो एक साथ आपने 50 लोग ले आए, 100 लोग ले आए, फिर आपने डाउन साइजिंग की. तो आई बिल्ड अ बिजनेस इन अ वेरी कॉन्शियस मैनर कि वो slowly profitable हो with a lot of different revenue streams. And those revenue streams are, if you would, I mean, Sure. you keep saying that, but obviously जो देख रहे हैं उनको तो नहीं पता कि Sure. मतलब कि आप पिंकी के ही कॉलीग निकल आए और उस रेवेन्यू स्ट्रीम की बात कर रहे हो तो जरा मसला हो जाएगा. इनकरेज करेंगे ख्याल से जवाब. मगर जरा क्लियर कर देना सर. रेवेन्यू स्ट्रीम है बहुत से लोगों का. नहीं आई नो, बट मैं कह रही हूँ कि ये ना हो कि कोई समझे कि आप रेवेन्यू स्ट्रीम कर रहे हैं, तो वो कोई आज जैसे वो कह रहे थे कि सीमेंट वाला या जूते वाला आ गया, कि आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी जो है वो इसी बिजनेस के अंदर है. मेरा कोई जाती बिजनेस नहीं है, ना मेरे खानदान का बिजनेस है कि वहाँ से पैसे जो है वो हम ला रहे हैं. देयर इज वन इज सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन, यूट्यूब, फेसबुक, वो कुछ परसेंट है. फिर देयर इज कमर्शियल ब्रांड्स के साथ आप काम करते हैं, फिर आप थोड़ा बहुत काम डेवलपमेंट सेक्टर के साथ करते हैं, फिर देयर इज अ प्रोडक्शन आर्म, फिर देयर इज अ ट्रेनिंग आर्म, फिर आप कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं, और फिर ये कि आप वाइट लेवल सर्विसेज भी हैं. सो इट्स नॉट रियली लाइक वन, सो कोई चीज़ you're not just doing journalism in exactly. I mean now like on my level, तो I'm running it as a business really. फिर वो जर्नलिज्म के लिए जो है वो मैंने अपना पॉडकास्ट इसीलिए रखा हुआ है साइड पे कि आपका एक क्रिएटिव जो वो फ्लो है वो भी चलता रहे. वसीम साहब, now the interesting issue here also is, अब आप वो स्ट्रक्चरल मसाइल तो आपने बता दिए, हमने सुन भी लिए, बट कई दफ़े ये भी सवाल उठता है कि जो लेगेसी मीडिया है वो भी स्टूडियो से बाहर नहीं निकल पा रहा. And what I mean by that is not the physical studio, but this idea के टीवी चैनल का काम है कि एक न्यूज़ बुलेटिन हो, एक टॉक शो हो, जो वेबसाइट्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वो भी बेसिकली जिसको कहते हैं ना, देयर आर कैरियर्स फॉर व्हाट हैपेंस इन द स्टूडियो. There is no innovation there either, and that is what sometimes intrigues me. तो आई थिंक इसमें आई डोंट डिसएग्री, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे किया है. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हमने हिस्टोरिकली देखा है, अगर आपके पास टीवी शो है तो यू शुड नॉट बी डायरेक्टर न्यूज़, यू शुड नॉट बी मैनेजमेंट ऑफ दैट टीवी चैनल. उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी इंसेंटिव ख़राब हो जाती है, बिकॉज देन टू मच गोज इन टू द शो दैट यू आर फ्रंटिंग योर सेल्फ. और ये बहुत सारा हुआ है इस इंडस्ट्री में. दैट्स वन मैनेजमेंट इशू. लेकिन But that's a decision that the management takes, right? I mean, मतलब कि मैं तो शायद ये करना चाहूँ ना कि मैं कहूँ कि शो भी मेरा है, चैनल भी मेरा है, बट जो पैसे डाल रहे हैं ये तो उनका फैसला होना चाहिए कि वो मुझे ये काम नहीं देंगे. हाँ, वो इसलिए भी कि पाकिस्तान में एंकर्स ब्रिंग विद देम एन ऑडियंस. जब आप एक चैनल से दूसरे चैनल, I would disagree with you there, but that's another debate. The top ones do, maybe not, let's say A- ये, लेकिन A+ वाले, I am going to watch another channel with my favorite anchor. I'm going to go from 18 to 24 if it has to happen. And that's the reason why they get paid. अगर आप differential देखें, the reason they are getting these anchors is because they see that they're bringing viewers in. You look at any of the second tier channels जो अभी उठ के आए हैं, it's partly from these acquisitions. लेकिन उसमें I think the other issue is कि जो आप कह रहे हैं कि like owners का जो मसला चल रहा है, I personally think if
going forward, the industry will become healthier when there are fewer channels. ये तो बहुत ही ऑप्टिमिज्म की बातें कर रहे हैं. नहीं, ये तो मैं तबाही बता रहा हूँ, लेकिन तबाही के बाद जो है ना, तबाही के बाद Phoenix will rise. Well, no, the pool of money available will be sufficient to run a channel. आपको क्या लगता है तला साहब, जब ऑब्वियसली एज अ यू नो आप इंटरेक्ट करते होंगे हम जैसे सहाफ़ियों के साथ जो वेबसाइट चलाते हैं, मैनेजमेंट के साथ भी, what do you see as the problem with legacy media in terms of their adaptation or adoption of social media? देखिए इसके आई थिंक 3-4 चीज़ें. वन इज़ देयर इज़ अ लेज़ी जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, कि आप इतने कंफर्टेबल हो गए हैं, आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं और आपको पता है मैंने 30-40 मिनट का शो करना है स्टूडियो में बैठ के, उसमें भी मैंने 10-15 मिनट बोलना है, एंड लाइक आई एम वेरी कंफर्टेबल, एक लार्ज ऑडियंस आपको मिल गई है. सो अगर आपने क्रिएटिव होना है तो ज़ाहिर है आपको निकलना पड़ेगा, धूप में जाना पड़ेगा, मैं 100 चीज़ें हैं जो आपने करनी है. द सेकेंड इज़ आई थिंक वो जो एक्सपेरिमेंटेशन है ना, वो अगेन क्योंकि बस चल रही है चीज़, और फिर एक लॉजिक ये भी है कि यार आवाम देख रही है, रेटिंग भी आ रही है, तो वाई डू वी डू दी एक्सपेरिमेंट. अब जैसे हम लोग हार्ड टॉक देखते हैं और बाहर के शोज़ हैं, ओवर द ईयर्स बहुत बाहर के इदारों ने एक्सपेरिमेंटेशंस किए हैं. इवन अगर रिपोर्टर्स भी बाहर गए हैं तो वो हमारा अभी भी वही टिपिकल रिपोर्टर है जो 2005 में जिस तरह रिपोर्टिंग कर रहा था. आप क्या महसूस कर रहे हैं? मतलब इट्स लाइक सेम क्वेश्चन आई थिंक. सो एक तो ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कमी है, और फिर उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु रियली अंडरस्टैंड डिजिटल. अब वही वाली जो फसी ने शुरू में बात की कि पैसे नहीं है सारे, वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनके पास पैसा है. अगर वो टीवी ला सकता है तो वो डिजिटल भी ला सकता है, वो उसमें भी कम से कम 100 करोड़ रुपया डाल सकता है. लेकिन अब वही वाली बात है कि वो एक्सपर्ट बंदा कहाँ से वो लाए जो अंडरस्टैंड करे, एक्सपेरिमेंटेशन करे और उसको सस्टेन करने की कोशिश करे. बिकॉज इवन जो टीवी चैनल्स भी हैं ये बहुत कम है जो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं. शुरू के ठीक है कुछ पैसे बना रहे होंगे, 80-90% तो या सस्टेन कर रहे हैं या सस्टेन भी नहीं कर रहे, वो PR मशीन है. तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि फिर आप डिजिटल को भी इसी तरह बना लेना, एक अच्छा चैनल तो डिजिटल बनाएं, आप ये काम उस पर करते रहें. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक creativity, hard work, understanding digital, understanding what's happening in the world. और ये इतना फास्ट ये चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, कि आपको हर मतलब उस दिन मैं किसी के साथ बात कर रहे हैं, दे वर लाइक कि हम लोग कंपनी में फ्यूचर पे बात कर रहे हैं, तो आई वाज लाइक अच्छा मतलब यू नो व्हाट्स द प्लान फॉर अ ईयर 2 ईयर, तो लाइक दे वर लाइक नो, लाइक फॉर अस द फ्यूचर इज लाइक नाउ 3 months. सो एवरी लाइक यू नो लाइक 3 महीने में चीज़ें बदल रही हैं. तो हमारे तो टॉक शो का स्टाइल आई थिंक जो 2001, 2, 3 या 5 तक था, there is exactly a ditto copy जो थोड़ी सी भी नहीं चेंज हो रही. So there is I think a lot of laziness I think in our like journalist. और मेरा एक ये भी मुझे बहुत मतलब अगेन फैसिनेट करता है कि यार कोई सहाफ़ी ने क्यों नहीं कोई प्लेटफॉर्म अभी तक शुरू किया, बिकॉज उनके लिए ऑडियंस लाना भी आसान था, पैसे लाना भी आसान था, प्रॉब्ली एडवर्टाइजिंग लाना भी आसान था. और एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उनसे मैंने ये पूछा भी, मैंने कहा अगर आप शुरू करें तो आप तो बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं. ही वाज लाइक यार मुझे तला बताओ, मुझे ये पैसे मिल रहे हैं, मैं कोई पागल हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँ और मैं यहाँ से निकलूँ, मैं सुकून से अपनी रिटायरमेंट के करीब हूँ, पैसे मिल रहे हैं, वीलॉग चल रहा है, तो बस लाइक व्हाई डू आई मतलब यू नो डू ऑल ऑफ दिस. इसमें वैसे सॉरी आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक है जी. नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू करें तला अहमद साहब से और फसी ज़का साहब से. सॉरी फसी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं बस एक चीज़ जो तला बात कर रहे थे और पहले आपका सवाल भी जो था इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, एक जो प्रॉब्लमेटिक एरिया, और वो मेरे ख्याल में उसमें कुछ नहीं होगा बिकॉज रियासत जो है वो इनकेपेबल है, ना उसका विजन है ना उसका कोई डिज़ायर है इसमें. लेकिन जब हमारी मीडिया बढ़ गई और उसके साथ सोशल मीडिया एट द सेम टाइम उड़ के आ गया, अब एक मसला ये आ गया है कि गुड जर्नलिज्म की मार्केट भी नहीं रही. द हायर एंगेजमेंट रेट्स कम फ्रॉम वेरी इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज. अब अगर आपने देखा एक ज़माने में पहले एक एंकर मॉडल होता था, 3 लोग और आप उनको लड़ाते थे, अब वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड से रिडिकुलस थिंग्स फॉर 45 minutes. उसमें आप कंस्पिरेसी थ्योरी जो भी है, आपको $30,000 भी महीने के मिल जाएंगे. उसका प्रॉब्लम ये था कि जब टाइम था रेगुलेशन का, पेमरा डिड नॉट डू इट. ये बिकॉज एक ज़माने में 2014 से ऑनवर्ड्स स्पेशली देयर वाज स्टेट की अपनी मैनिपुलेशन थी थ्रू सर्टन चैनल्स. उसमें किस्सा बहुत ख़राब हो गया.
अब सब्सिक्वेंटली ये है कि वी सी ऑनलाइन जो है उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि द स्टेट नीड्स टू रेगुलेट, लेकिन जब स्टेट रेगुलेट करता है उसका और मकसद होता है कि किसी और को साइड से हटा दे हु इज़ इनकन्वीनियंट पॉलिटिकली. लेकिन फंडामेंटली ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे आर गोइंग टू हैव टू कम टू दिस पॉइंट इज़ के जो आपके ऑनलाइन स्पेसेस हैं ये आज तक, और ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा बन गया था फ्रॉम दीज फर्म्स, हमने देखा है हाउ देव मैनिपुलेटेड दैट. लेकिन a form of regulation in online spaces is absolutely essential. Okay, I'll just come back to you. We're running out of time here. You have about 2 minutes each. But because I was keeping this last segment for this, how big a problem or how big a necessity, and I'm adding the second part now only because of what Fasi Saab said, is the censorship issue? देखिए है तो सही बहुत ज़्यादा, उसमें तो कोई डिनाइल नहीं है. सेंसरशिप है बहुत ज़्यादा है. पिछले 2 सालों में शायद बहुत ज़्यादा हो गई है. पहले हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज़रा ज़्यादा नज़र आती थी, अब डिजिटल पे भी उतनी आ गई है. आपको ऐसी ऐसी जगहों से कॉल्स आती हैं तो आपको पता चलता है ये भी एक इदारा है जो एग्जिस्ट करता है और हमें बर्दाश्त करना है. हाँ, बट अगेन वही वाली बात है कि आपने ज़ाहिर है उसको चलाना तो है. अब जिस तरह आप क्रिएटिव तरीके के साथ एक वो पेंडुलम की तरह कभी आप कोशिश कर रहे हैं थोड़ा आगे जाने की, फिर आप पीछे आ रहे हैं. सो बट यू हैव टू सर्वाइव. दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ कि एटलीस्ट इस टाइम आप जिंदा भी हैं और आप सर्वाइव कर रहे हैं. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक. फसी साहब, ये क्योंकि आपकी जो आई नो कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, बट उसमें एक ये तनकीद होगी और मैं बतौर सहाफ़ी ये तनकीद करूंगी कि भाई आगे इतनी हमारे ऊपर कदगने हैं, जब आप जैसे लोग बैठ के कहेंगे कि रेगुलेशन की जरूरत है तो फिर तो हमारी सांस ही बंद हो जाएगी. ये तो मैं कंसिस्टेंटली कहता हूँ बिकॉज पीपल कंफ्यूज सेंसरशिप विद रेगुलेशन. सेंसरशिप जो है वो इज डन टू एडवांस अ सर्टेन नैरेटिव, लेकिन रेगुलेशन ये है कि जो आज़ाद स्पेसेस हमने देखे हैं दे आर नॉट फ्री. हाँ, वो मादर पिदर वो दे आर नॉट फ्री. आपका इंस्टेड ऑफ द स्टेट डूइंग द सेंसरशिप वो बड़े ग्रुप्स करते हैं फिर. एंड जो हम ऑफलाइन क्राइम समझते हैं वो तो ऑनलाइन इज फ्रीली डन. तो टू मिक्स द टू इज इनक्रेडिबली रॉन्ग. येस, वी कैन रिड्यूस सेंसरशिप बट वी कैन ऑल्सो इंक्रीज रेगुलेशन बिकॉज जिस तरीके से ये चल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट कल निकल भी जाए, आप खुद मांगेंगे इफ कोई बहुत एक्सट्रीम राइट विंग मिलिटेंट दोज आर्ग्यूइंग फॉर लेट्स से एनी एथनिक जेनोसाइड या व्हाटएवर, आप खुद मांगेंगे कि जैसे आप बात करें हेट स्पीच की, जो कत्ल करवाना चाहते हैं लोगों को और पब्लिकली ये बातें कर रहे हैं. ये जो नैरेटिव है स्पेशली फ्रॉम जर्नलिस्ट इसके इमीडिएटली वो आ जाते हैं कि नहीं रेगुलेशन मीन्स के हमें नो, इट्स द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट अबाउट जर्नलिस्ट. वो बहुत बड़ा कहने का मकसद है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आई वुड लाइक यू टू क्लैरिफाई, क्योंकि मसला ये है कि आगे बहुत कदगने हैं और सही बात करने पे कदगने हैं, गलत बात करने पे. आई एग्री कि व्हाट आई एम सेइंग कैन बी यूज्ड बाय सर्टेन क्वार्टर्स टू एडवांस समथिंग एल्स, लेकिन आई स्टिल थिंक कि उसमें वी ऑल हैव टू कम टू एन एग्रीमेंट कि ये नहीं हो सकता कि हम कहते हैं कि बिकॉज जर्नलिस्ट जो है वो सेंसर हो जाएंगे, ये पूरा जो आपका नेसेसिटी है ये आप छोड़ दें. बोथ कैन हैपन एट द सेम टाइम. यू कैन एडवांस बोथ. हम देख रहे हैं पॉकेट्स में हो रहे हैं लाइक फॉर वुमेन इन टर्म्स ऑफ डिजिटल वायलेंस, इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट. वो सम कुड आर्ग्यू दैट सेंसरशिप. और वैसे कत्ले सिर्फ सहाफियों पे नहीं है सर, और भी बहुत से लोगों पे है. आई एग्री बट डिस्कशन हमारी ऐसी नहीं आई नो, बट मैं वैसे कह रही हूँ क्योंकि देखें जब मुझ पे कदगन लगती है, तलहा साहब पे लगती है, तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम बात नहीं कर सकते जिससे पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ना. कुछ लोग जेल में हैं, मैं उनकी बात नहीं कर सकती और मैं सियासी जमातों की बात नहीं कर रही. ऑल्सो अ वेरी फ्रैंक डिस्कशन ऑन इंस्टीट्यूशंस वो भी नहीं हो सकता. लेकिन अगेन माय पॉइंट बीइंग इज के वो जो हम परवर्जन्स देख रहे हैं इन आवर एप्लीकेशन डज नॉट मीन कि देयर इज नो नीड फॉर रेगुलेशन. हमारी बहुत सख्त जरूरत है in a lot of areas. So then we need to have another discussion on this. I've run out of time here. Just like very lastly, I think और हमें मेरे ख्याल से जो मीडिया के लोग हैं उनको विदिन भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और ये जो स्पेशली थंबनेल्स बना के ये लोग लाइक बहुत सा फेक न्यूज़ आप अपने थंबनेल से करें, सो प्लीज़ जो इसके ऊपर आप जो है ना ज़रा स्पेशली काम करें. बिल्कुल सही जी. नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही. We will be back on Monday now.